हो गया। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने चैनल टेकपुर व एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो भाई सभी? जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए। और आज तो आप लोगों को सभी को भरपूर साथ देना है, क्योंकि आज 7 मई का दिन यानी कि मेरे लिए बहुत खास दिन। और हाँ जी, बिल्कुल, बहुत से बच्चे जानते भी हैं खास दिन क्यों। हाँ जी, बिल्कुल सही, खास दिन इसलिए, हाँ बिल्कुल सही, कि जन्मदिन का मौका है। बिल्कुल। तो आज इसी पे आप लोगों की छुट्टी, बर्थडे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की छुट्टी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप लोगों का साथ प्यार इसी तरीके से बना रहे, ऐसी मेरी आप लोगों से मतलब इच्छा रहेगी कि आप लोग इसी तरीके से अपना साथ प्यार बनाए रखिएगा आने वाले जीवन काल में। तो आज बर्थडे के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर हम क्या करेंगे, अपना नया पेपर शुरू करेंगे भाई। नया पेपर यानी कि अभी तक हमने पहले एनएचपीसी का पेपर डिस्कस किया, फिर एक यूपी आरवीएनएल का किया, फिर हमने भी दोबारा भी एक यूपी आरवीएनएल का पेपर किया था। ये जो मेरा पेपर है आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी यूपीपीसीएल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूपी, तो ये यूपीपीसीएल जेई का आपका पेपर है। तो इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके भी इलेक्ट्रिकल के जितने भी हमारे 150 क्वेश्चन थे उन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रीजन फॉर कनेक्टिंग अ डीसी रिएक्टर इन सीरीज विद ईच पोल ऑफ द कन्वर्टर स्टेशन। यहां पर क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ही थोड़ा डिफिकल्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए जरा, कि आपका डीसी रिएक्टर को सीरीज में जोड़ने का कन्वर्टर स्टेशन, यानी कि जहां पर हमारा एसी डीसी डीसी एसी कन्वर्जन हो रहा हो, तो वहां पर हम हर पोल पर क्या करते हैं, अपने हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आपके सीरीज रिएक्टर जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो वो बताइए किस लिए किया जाता है। सीरीज रिएक्टर ज्यादातर आपको बता दूं कि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं बात करूं, तो सीरीज रिएक्टर हमारा बूस्टर के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उन वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करें, उन वोल्टेज ड्रॉप को क्या करे, कंपनसेट कर सके। लेकिन यहां पर उसने आपके कन्वर्टिंग पर्पस की बात की है, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए बोला है। तो बिल्कुल सही कि अगर आपका कहीं कम्यूटेशन फेलियर हो रहा होता है तो उससे बचाने के लिए हमारा ये यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर, ये एक सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को पहचानिए। हीटर का है, सिंगल इलेक्ट्रिक लैंप का है, बजर का है, रिले का है। किसका है ये? हीटर का से, या आपकी सिंगल इलेक्ट्रिक लैंप का, बजर का, या रिले का? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आपका सिंगल इलेक्ट्रिक लैंप का ये सिंबल है। आपके एक इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल कई बार इस तरीके से भी होता है। सिर्फ एक टर्न आप देंगे और इसको सर्कल में जरूर डालिएगा। सर्कल में नहीं डालोगे तो ये आपकी कॉइल का सिंबल, इंडक्टर का सिंबल बन जाएगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट, Hay bridge is not accurate if the value of Q of the inductor. यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि हेज ब्रिज, आपको बता दूं ये हेज ब्रिज आपका करता क्या है, आपके कॉइल की इंडक्टेंस मापता है। कॉइल की इंडक्टेंस मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। हेज ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है? कॉइल की इंडक्टेंस मापने। एक सेकेंड, बोर्ड हैंग कर रहा है।
हेज ब्रिज आपका किसके लिए यूज किया जाता है ये बताना है। हेज ब्रिज आपका किसके लिए यूज होता है ये बताना है। आपको बता दूं, आपका मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ये आपको कई बता रही हूं। मैक्सवेल ब्रिज और खाली मैक्सवेल आता है, खाली मैक्सवेल का मतलब है मैक्सवेल इंडक्टेंस। एक आता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, एक आता है इसके बाद एंडरसन ब्रिज, तीसरा आता है आपका हेज ब्रिज। ठीक है, ये पोस्ट ऑफ ईयर साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा था। इसके बाद आता है ओन्स ब्रिज। ये सारे के सारे ब्रिज आपकी क्या किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस मापने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस है इनमें कि इनकी क्वालिटी फैक्टर, कि किस कॉइल की इंडक्टेंस ये मापते हैं। आपको बता दूं, इनके नाम में ही हिंट है। जैसे ये H का मतलब है और H का मतलब ही हाई, H का मतलब ही है और H का मतलब ही हाई, यानी कि हाई क्वालिटी फैक्टर वाली कॉइल की इंडक्टेंस मापता है कौन सा? आपका हेज ब्रिज। यानी कि अगर यहां पर उसने पूछा था किसके लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि लो वैल्यू की, अगर आप लो क्वालिटी फैक्टर वाली इंडक्टर की इंडक्टेंस मापोगे उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो यानी कि अगर जहां पर क्यू फैक्टर 10 से कम होगा वहां पर इसका यूज सही नहीं माना जाता। ज्यादा वैल्यू के लिए इसका यूज सही होता है। ठीक है भाई। ऐसे ही आपको बता दूं, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज जो है या मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ये आपकी एम बोले तो मैक्सवेल, एम बोले तो मीडियम क्यू फैक्टर वाली इंडक्टेंस की मीडियम क्यू फैक्टर वाली इंडक्टर की इंडक्टेंस मापता है। ठीक है भाई। ये आपका स्टैंडर्ड है। जीआई अर्थ इलेक्ट्रोड 15 एचपी की मोटर के लिए जो आपका जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई का मतलब भी बता दूं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के रूप में जो आपका यूज किया जाता है, वो यहां पर यही पूछ रहा है कि आपका जीआई उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए 15 एचपी की मोटर के लिए। 15 एचपी की मोटर के लिए क्या रेटिंग होनी चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए सभी। ये स्टैंडर्ड है 60/60, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 60/60, गहराई आपकी कितनी? 6 mm, 60/60 सेंटीमीटर, 6 mm। सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछा है इस अगले क्वेश्चन में। ट्रांसमिशन लाइन L और C इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दी है उसने, और पूछ रहा है कि सर्ज इंपीडेंस बताइए कितनी होगी। सर्ज इंपीडेंस बता दीजिए। सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछा है बस। जल्दी से आंसर दो भाई। सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? √LC या आपका √L/C या L/2C या 2L/C। जल्दी से बताओ सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला भाई। सर्ज इंपीडेंस आपकी Z0 से हम ज्यादातर इंडिकेट करते हैं। सर्ज इंपीडेंस किससे? आपकी Z0 से रिप्रेजेंट की जाती है भाई। किससे? Z0 से। ये होता क्या है? √L/C, √L/C के बराबर आती है, याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन था डायरेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहे पीएलसी के अंदर इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल का एग्जाम्पल। पीएलसी के अंदर आउटपुट मॉड्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है? इनपुट मॉड्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है? लैंप, पुश बटन। लैंप कह रहा है आउटपुट का और पुश बटन कह रहा है इनपुट का। फिर कहते हैं पुश बटन
आउटपुट का और स्विच आपका इनपुट का, अलार्म लैंप या फिर स्विच अलार्म। ये ना पीएलसी से बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करते तो आप ये खुद से कर भी जाते। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। कैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं था बच्चा, देखना आउटपुट के रूप में ये पीएलसी की बात ना करूं, कहीं पर भी हमारे इंडिकेशन की जहां पे बात आती है ना, इंडिकेशन की बात आती है, तो इंडिकेशन में हमेशा हमारा लैंप यूज किया जाता है। और पुश बटन होता है कि भाई दबाया, ऑन किया। जैसे आप लोगों ने अपने पैनल पर देखे होंगे रेड ग्रीन कलर के बटन लगे होते हैं, रेड ग्रीन कलर के आपके कुछ बटन से होते हैं। तो यहां पर उसी की ये बात कर रहा था भाई कि पुश बटन के रूप में हम इनपुट यानी कि उसको दबा के हम अपनी तरफ से इनपुट फीड करते हैं ऑन या ऑफ करके, और लैंप जला या ना जला वो हमारे आउटपुट को इंडिकेट करता है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल कहते हैं एक रिले का पिकअप मान 7.5 एम्पियर है, रिले कॉइल में 30 एम्पियर का फॉल्ट करंट है, इसकी प्लग सेटिंग गुणांक बताएं जरा। बताओ भाई क्या होगा। जल्दी से बता दो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉल्ट करंट 30 एम्पियर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपका यहां पर निकालना है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपको, इसको शॉर्ट में पीएसएम कहा जाता है। ये क्या होता है भाई आपका, इसका फॉर्मूला बताऊं, फॉल्ट करंट बटे में पिकअप वैल्यू, रिले की पिकअप वैल्यू। ये तो आपको पिकअप वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है। फॉल्ट करंट हम ज्यादातर अपने किससे, आईएफ से लिख लेते हैं। ये आपको दे रखा है पिकअप वैल्यू, नहीं तो अगर ढंग से क्वेश्चन बनाया था तो पिकअप वैल्यू भी निकालनी पड़ती है खुद से। ठीक है भाई, तो यहां पर पीएसएम की जब बात करा, फॉल्ट करंट उसने दिया तुम्हें 30 एम्पियर, पिकअप वैल्यू आपकी कितनी 7.5 एम्पियर, तो भाई डिवाइड कर दो, बस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो 7.5 एम्पियर है, 7.5 गुना 4 करो तो आंसर आ जाएगा 7.5 गुना 1.5, 1.5 गुना 2, 3.5 आपका, सिंपल सा। ठीक है भाई, 4 जो है वो उसकी पीएसएम वैल्यू आती है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ओहो भाई, आप लोगों को बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स का अब ये 14 तारीख को एग्जाम है, आज हालांकि बहुत से बच्चे हैं कि हाँ मैम जन्मदिन है तो क्लास की छुट्टी भी कर देते, लेकिन भाई अगर कल जैसे 8 तारीख एनबीसीसी का एग्जाम है, ठीक है, 14 तारीख आप लोगों की यूपी आरवीएनएल जेई का एग्जाम है, 18 मई राजस्थान जेई का एग्जाम है, तो आप लोग छुट्टी तो डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। इसलिए भाई जन्मदिन हो कुछ भी हो, तुम्हारी क्लास जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जन्मदिन की बधाइयों के लिए। ये अब आपका एक चीज बताऊं, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कैसे मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, ये जो क्वेश्चन है भाई यूपीवाई में, क्योंकि यूपी आरवीएनएल का एग्जाम है, लास्ट यूपी आरवीएनएल में भी और अभी जो यूपी पीसीएल का एग्जाम, ये यूपी पीसीएल का अभी का एग्जाम है, इसमें देखा गया है कि इसने पीएलसी स्काडा के साथ साथ जनरल इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग मैथ, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसके भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। मैंने जो ये इससे पहले यूपी आरवीएनएल का आपको पेपर कराया था, उसमें हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करे थे। तो भाई अगर ये एक क्वेश्चन आ जाता है जनरल मैथ का, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, y दे रहा है 2x x² + 1 है, ये
2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको इसका क्या कह रहा है कि स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी कि d2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। और जो एट 0 0 कह रहा है, तो 0 0 यानी कि आपकी ये पॉइंट की वैल्यू दे रहा है x1 x2, यानी कि xy भी आप कह सकते हो। आपको फिर जहां x आएगा उसकी वैल्यू 0 0 करनी होगी। तो सबसे पहले यहां पर आपका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए आपको बता दूं, ये आपका डिफरेंशिएशन जो बन रहा है, ये आपका एक तरीके से u बाई v वाला डिफरेंशिएशन, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके का आपका डिफरेंशिएशन है। इसका आपका फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। आपको बता दूं, इस तरीके से लिख लो, या u बाई v की फॉर्म में ना लिखो तो f ऑफ x g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए कि पहले आता है ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। फिर इनटू में डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर का, डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमिनेटर का, माइनस फिर न्यूमिनेटर एज इट इज, फिर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन में बटे में डिफरेंशिएशन की आपका सॉरी एज इट इज कौन सा, डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर। इसको अब एज इट इज ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करो। तो सबसे पहले ये बटे वाली टर्म एज इट इज रखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिया। अब 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूरा समझा रही हूं क्योंकि ये इसमें बच्चों का हाथ थोड़ा सा टाइट होता है। बटे में gx एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा पूरा। इसको सोल्व करो भाई, सोल्व कीजिए। ओह, इसको सोल्व करो भाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा भाई, खाली 2 होगा, ठीक है। माइनस 2x एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, 2x एज इट इज बनेगा, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चाहो तो इसको भी खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लगा सकते हो। नहीं तो भाई यहां पर डायरेक्ट भी क्योंकि x को उसने बोला था 0 0 निकालना है, x को उसने बोला था कि हमें क्या करना है, 0 0 पुट करना है। उसने बोला 0 0 पर आपको निकालना है, तो यहां पर हम 0 0 कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। बेशक से इसको सोल्व करना है तो और सोल्व कर लीजिए। क्या वैल्यू निकली थी देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो और सोल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे a स्क्वायर यानी कि x की 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि x स्क्वायर, ये आएगा भाई। तो यहां पर अब इस पूरे में क्या करो, अब उसने बोला था एट 0 0 0 0, तो भाई अब क्या क्या कर दो, x की जगह 0, इसकी जगह 0 करोगे, ये भी 0, इसमें है ही नहीं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या बच गया 2/1 यानी कि 2 हो गया आंसर। अच्छा खासा तगड़े वाला क्वेश्चन था भाई, आप लोगों ने मुझे मैथ का भी टीचर बना दिया। चलिए अच्छी बात है ना, बर्थडे वाले दिन हमने एक नई अचीवमेंट धारण की, ठीक है, अच्छा लगा। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, एक और जवाब दे दीजिए क्वेश्चन का। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं 100 माइक्रोफेराड के, जिनको पैरेलल में जोड़ा गया है, टोटल कैपेसिटेंस बताइए पैरेलल की। भाई पिछले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। जवाब दे दो फटाफट से। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो 1/, में जाती है, लेकिन यहां पर कैपेसिटेंस के लिए याद रखना ये आपके सीरीज आपके क्या होंगे, डायरेक्ट ऐड होंगे। ये भी 100 माइक्रोफेराड है, ये भी आपका 100 माइक्रोफेराड है। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 100 प्लस 100 यानी कि 200 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एक और देख लेते हैं, कौन सा कथन सही और कौन सा गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स आर वेरी रेयर ऑन द पावर सिस्टम। मोस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक जो है वो हमारे बहुत कम होते हैं, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि मोस्टली लाइटनिंग स्ट्रोक्स पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड की वजह से होते हैं। बताओ, आपको बताऊं, जो आसमानी बिजली है भाई वो हमारी दो प्रकार के स्ट्रोक डालती है, दो प्रकार से गिरती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्टली अगर गिरती है तो वो हमारे लिए, इंसान के लिए खतरनाक बहुत होती है। तो कहते हैं आपको, हालांकि डायरेक्टली रेयर होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई आपने कभी ऐसा देखा है कि सीधा आसमान से बिजली, हालांकि अगर इंसान नीचे खड़े हैं जहां पर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर बेकार रहता है वहां पर तो बहुत आसानी से देखा जाता है, खासकर आउट ऑफ इंडिया, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि आपके इक्विपमेंट पर डायरेक्ट बिजली पर आपकी गिरे। वहां पर हम लोगों ने क्या है, अपने प्रोटेक्शन डिवाइसेस जैसे कि हमारे ये लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर यूज किए होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके डायरेक्ट जो है वो बहुत कम ही होते हैं। पहली स्टेटमेंट है ट्रू, तो ये बी, ए और सी कट गया। फिर कह रहे हैं मोस्टली लाइटनिंग स्ट्रोक्स आर ड्यू टू पॉजिटिवली। भाई मुझे क्या पता कि पॉजिटिव बादलों में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, पता लगा भी लिया तो ऐसा किसने कहा कि मोस्टली पॉजिटिव की वजह से होते हैं, बल्कि मोस्टली आपके नेगेटिव की वजह से होते हुए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारे ज्यादातर फ्लो करते हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत स्टेटमेंट है। पहला सही और दूसरा हमारा क्या है, गलत है, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन, ACSR की 11 का शगुन कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ACSR।
ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। आपको बताऊं पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहले जो बेस्टेस्ट मटेरियल ट्रांसमिशन लाइन के लिए चुना जाता था वो था कॉपर। फिर कॉपर महंगा हुआ और बहुत उसका मिलना जो है वो कम होने लगा, इसीलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग हुआ। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम के बाद वो आता है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम को छोड़ आता है नेक्स्ट हमारे किसके, ACSR, यानी कि एल्यूमिनियम में ना ये पाया गया था कि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी एक तो कॉपर से ज्यादा है और दूसरा एल्यूमिनियम उतना मजबूत भी नहीं है। तो अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए एल्यूमिनियम के साथ स्टील यूज किया जाने लगा और कंडक्टर बनने लगे आपके ACSR के। एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी, करंट पास के लिए और मजबूती देने के लिए स्टील जिम्मेदार होने लगा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि ACSR की इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। लो मेंटेनेंस, बिल्कुल भाई, इनको कम रख रखाव की जरूरत होती है, ये तो होती है। अच्छा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैंने बोला स्टील डाली इसलिए जाती है कि उसे मैकेनिकल स्टेबल बनाया जा सके। सस्ते बिल्कुल होते हैं, ठीक है, कॉपर वाले महंगे होते हैं भाई। हाई कोरोना लॉस, ये नहीं भाई, तो आंसर आपका बनेगा ये हाई कोरोना लॉस। हम क्यों ऐसे कंडक्टर यूज करेंगे जिसमें कोरोना लॉसेस ज्यादा हो। हाई कोरोना लॉस एक ACSR की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आई होप सो भाई सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए भी और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए भी। जो मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था कि यही साथ प्यार अपना बरकरार रखिएगा ताउम्र, ये नहीं कि आज यहाँ हैं तो आप लोग साथ हैं, ठीक है, ताउम्र ये साथ प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि किसी को आप और कुछ ना दे सको ना तो उसको दुआएं देना, वो दुआएं उसके जिंदगी भर काम आती हैं। सबसे हसीन और सबसे अनमोल तोहफा होता है किसी की दुआएं प्राप्त करना। तो मैं लिटरली चाहूंगी अपने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सभी की दुआएं चाहना। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। मिलूंगी अब आपसे सोमवार इसी सेशन के साथ। और जिन भी बच्चों का कल NBCC का एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और यदि आप लोग मेरे से किसी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, चाहे फेसबुक पर चाहे इंस्टाग्राम पर, तो आपका पेपर कैसा हुआ NBCC का वो जरूर मुझे बता दीजिएगा। पेपर के जितने क्वेश्चन आपको याद रहे मुझे भेज दीजिएगा, फिर हम उनका एनालिसिस भी कर देंगे मंडे को, ठीक है भाई। तो सभी को पेपर की पेपर के लिए भाई ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट दे के आइएगा शांत दिमाग से। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।